नमस्कार। आरोग्य योग की यह श्रृंखला एक बहुत ही अनूठी श्रृंखला है। ये श्रृंखला क्योंकि समर्पित है योगाचार्य बीके सायंगर की शताब्दी समारोह को। गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं अभ्यास करता हूँ तो मेरा शरीर एक प्रयोगशाला हो जाता है। उस प्रयोगशाला में वो अपनी मांसपेशियों से लेकर अपने हर एक ऑर्गेनिक बॉडी, जॉइंट्स, मसल्स, सब पर अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जब वो ऐसी एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्थिर सुखम आसनम की स्थिति को प्राप्त करते थे तो उससे वो कुछ सिद्धांत प्रतिपादित करते थे, यानी कुछ प्रिंसिपल्स फिर उसके बाद निकलते थे। मेरी मुलाकात जब योगाचार्य जी से हुई तो मैं बिल्कुल असहाय और असमर्थ थी सामान्य जीवन जीने के लिए। जैसे जैसे मुझे वो पढ़ाते गए, सिखाते गए, वो अद्भुत अपनी इस प्रयोगशाला के बारे में भी बताते गए। आज की इस श्रृंखला में हम आपको जो आसन सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है शीर्षासन, जिसे किंग ऑफ द आसन और फादर ऑफ द आसन भी कहा जाता है। इस आसन को सिखाते समय गुरुजी ने जो कुछ अपने प्रयोगों के ज़रिए किया वो मुझे बड़ी खूबसूरती से सिखाया और बताया भी। तो चलिए आज हम सीखते हैं शीर्षासन। अब हम आपको शीर्षासन सिखाने जा रहे हैं, जिसे फादर ऑफ द आसन या किंग ऑफ द आसन भी कहा जाता है। हर आसन की कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं। ऐसे ही शीर्षासन को करने से पहले भी हमें कुछ बहुत ज़रूरी तैयारी करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक स्टिकी मैट लगाया है जो 2 फोल्ड में फोल्डेड है। उसके ऊपर हमने एक 3 फोल्ड ब्लैंकेट लगाई है ताकि आपकी गर्दन के ऊपर शरीर का भार ना पड़े। इसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ आपका शीर्ष का मध्य है, यानी सेंटर ऑफ द क्राउन ऑफ द हेड, जिसके लिए आप अपनी बीच की उंगली और अंगूठे के बीच में एक अंडाकार संरचना बनाएंगे। जहां आपकी बीच की उंगली मिलती है वो है सेंटर ऑफ द क्राउन ऑफ द हेड। यही स्थान आपकी ब्लैंकेट पर रखा जाएगा। अब आप अपनी पोजीशन लेते हैं इस तरीके से कि सेंटर ऑफ द क्राउन ऑफ द हेड ही केवल ब्लैंकेट पे रखा जाए। पहले एल्बो रखी गई और एल्बो को पकड़ा गया। ऐसा इसलिए किया गया कि एल्बो और कंधे की बीच की दूरी एक बराबर होनी चाहिए। एक बार आपकी एल्बोज फिक्स्ड हो गई तो आपने अपनी उंगलियों से इंटरलॉक करना है, दोनों अंगूठे के टिप्स को टच करना है। ऐसा करते हुए अपने सेंटर ऑफ द क्राउन ऑफ द हेड को जमीन पे 90 डिग्री पे रखना है। ऐसा करने के बाद आप अपने घुटने उठाएंगे, पैर के पंजे जमीन पे ही बने रहेंगे। अब आप देखिए कि जो लोअर आर्म जमीन पे रखा गया है उसके सेंटर की मेरिडियन लाइन हमने पकड़ी है और वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ज़मीन पे, यानी आपने जब हाथ क्रॉस किए तो वो फ्लॉप आउट ना हो। अगर आपके हाथ फ्लॉप आउट हो गए तो सारा वजन गर्दन पे आता है। ऐसा कर लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि नी स्ट्रेट पोजीशन में आप अंदर की ओर चलेंगे, यानी अपनी चेहरे की ओर, और स्पाइन को उठाते चलेंगे, साइड ट्रंक को उठाते चलेंगे ताकि वजन आपके गर्दन पे कतई ना पड़े। आपकी एल्बोज जमीन को दबाएंगी, आपके पैर की चाल स्पाइन को जमीन से उठाएगी। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी भार नहीं रहता। फिर आप पैर मोड़ेंगे और जंप करते हुए धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे। सीधा करने से पहले आपके घुटने
दीवार की ओर यानी छत की दीवार की ओर बिल्कुल पॉइंटेड होने चाहिए, यानी फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। एक बार आपके घुटने छत की दीवार की ओर, माफ कीजिएगा, आ जाएं तो आप उसी सीध में अपने पैरों को सीधा करेंगे। ऐसा करने से आपकी बटक बोन और टेल बोन शरीर के अंदर जाते हैं। अगर आपके टेल बोन, बटक बोन और स्पाइन की पोजीशन बिल्कुल ठीक बैठ गई तो गर्दन पे वजन नहीं पड़ने की पूरी आप तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही विधि है। वरना गर्दन अक्सर शीर्षासन के बाद लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जैम हो जाती है। एक बार आपने पैर सीधे कर लिए तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने पैरों को तानेंगे। यू विल एक्सटेंड योर लेग्स कंप्लीटली, स्पेशली फ्रॉम इनर ग्रोइन टू द इनर हील। अगर आपके पैर अच्छी तरह से खिंचे हुए हैं, एक्सटेंडेड हैं, वो भी शरीर का भार ऊपर उठा लेते हैं और आपकी गर्दन पर भार नहीं आता। इसके बाद आप लगातार ये ध्यान देंगे कि आप अपनी एल्बो को लगातार प्रेशराइज करेंगे, आउटर रिस्ट कॉर्नर्स को जमीन पे टच कराएंगे, उसको भी प्रेशराइज करेंगे और साइड ट्रंक की बॉडी वेट को भी ऊपर उठाएंगे। शीर्षासन जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें सारा का सारा ब्रेन जो स्कल के अंदर है इस वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डूबा हुआ है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कम होती जा रही है या जो फोकस नहीं कर पाते या बहुत जल्दी थक के सो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पोज उनको रिजुविनेट करता है, क्योंकि ये ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करता है। इसके अलावा ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड्स हैं, जो आपकी वाइटैलिटी और विगर और ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए सबसे कारगर है, क्योंकि वो ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डूबता है और रिजुविनेट होता है। ये वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जो मास्टर ग्लैंड्स कहलाती हैं और आपके शरीर का संचालन करती हैं। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम पे काम करता है। जिनको बहुत जल्दी ज़ुकाम, खांसी, टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस ये होते हैं, उनको भी लगातार प्रयास करने से और अभ्यास करने से वो ख़त्म हो जाते हैं। शीर्षासन को अगर फादर ऑफ द आसना कहा गया है तो उसकी और भी बहुत सारी वजह हैं। ये आपकी स्पाइन को बहुत ताकतवर बनाता है। जिनको इंडाइजेशन या एब्डोमिनल ऑर्गन की प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत कारगर है। ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे एक पिता परिवार चलाता है, शीर्षासन भी आपके सर्वांगों को चलाता है। एक बार इस पोज को ठीक से स्टेबलाइज कर लिया आपने तो आप इसमें आराम से 5 मिनट रह सकते हैं। उसके बाद आप धीमे से फिर से पैर को मोड़ेंगे और घुटनों को पेट के पास लाते हुए धीमे से आप ज़मीन पे उतर जाएंगे या लैंड करेंगे। ये कंट्रोल्ड एक्शन है क्योंकि आप बॉडी में स्टेबल थे। और फिर आप अपने फोरहेड को ज़मीन पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, पैर को मोड़ेंगे और जैसे अधोमुख वीरासन में बैठते हैं ऐसे थोड़ी देर अपने शरीर को स्थिर करके अपने मस्तिष्क को विश्राम देंगे। ऐसा करने से जो आपका रुधिर का संचार डायरेक्टली सर पे गया था वो ब्लड सर्कुलेशन अब वापस नॉर्मल की ओर जाएगा। और तब आप जब खड़े होंगे तो अगर कभी किसी को ये हो कि चक्कर आने की जैसी स्थिति आए तो वो ऐसा करने से नहीं आती, आपका सर्कुलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद आप उठेंगे और पुनः ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि शीर्षासन अगर साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप किया जाए, जगहों को आइडेंटिफाई करके उन पे वहीं पे तवज्जो दी जाए जहाँ चाहिए, तो ये कोई कठिन आसन नहीं है, बल्कि ये आपको बहुत सारे रोगों से मुक्त कराता है। मगर हाँ, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको टर्नी टॉप्सी पोजीशन में यानी सिर नीचे पैर ऊपर में डर लगता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या कमर में दर्द है और वो इस तरह से नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही आसान और बहुत सुंदर इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं शीर्षासन के 2-3 इम्प्रोवाइजेशन। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि योगाचार्य ने अपनी साधना के समय अपने शरीर को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और बहुत सारे आसनों को रिसर्च और रिसर्च किया ताकि उससे निकले हुए उपाय सभी लोगों के लिए कारगर हों। शीर्षासन के लिए अब जो हम आपको इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान है। इसमें 2 कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया है जो एक ही साइज़ की हैं और आमने सामने रखी गई हैं। याद रहे कि ये इम्प्रोवाइजेशन के लिए आप एक ज़रूर सॉलिड दीवार का इस्तेमाल करेंगे ताकि
कुर्सियां फिसले नहीं। 2 कुर्सी एक सी हाइट की रखने के बाद आप कुर्सी पे अपने दोनों कंधे रखेंगे। हमने कुर्सी के ऊपर 2 स्टिकी मैट रखी हैं जिससे आपके कंधों को कुर्सी का कड़ापन महसूस ना हो। आप ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। देन यू प्लेस योर शोल्डर्स ऑन द चेयर एंड कीप द चेयर्स क्लोजर टू योर शोल्डर। वो कंधे के पास रहें ताकि आप फिसले नहीं। फिर आप अपने पैर के पंजों पे आते हैं एंड रेज योर नीज अप। देन यू वॉक इन, आप पहले अंदर चलते हैं और सांस लेते हुए यू जंप एंड गो टू द वॉल। जब आप दीवार पे पहुंचते हैं और आपको उसकी सरफेस मिलती है तो आपकी एड़ी उस पर टच कर जाती है और आपको कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप इस पोज से गिरें। आपके कंधे क्योंकि स्टेबलाइज हैं और आपने कुर्सी को हाथ से पकड़ रखा है, इसलिए आप इस पोज में, इस इम्प्रोवाइजेशन में बड़ी आसानी से 5 मिनट तक रह सकते हैं। हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि इम्प्रोवाइजेशन इसलिए भी किए गुरुजी ने ताकि एक कमज़ोर शरीर या चोटीला शरीर भी उस पॉस्चर को एक खास अवधि तक होल्ड कर सके। हर एक पॉस्चर की एक अवधि है, जब तक उस अवधि तक आप नहीं उस पॉस्चर को होल्ड करते उसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं होता। इससे जुड़ी एक बात बतानी यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम योगाचार्य BKS आयंगर की सेंटेनरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि ये उत्पत्ति हुई कैसे। गुरुजी NDA में एक लेक्चर दे रहे थे जहाँ उन्होंने सारे सिपाहियों को बड़ा मोटिवेट किया और जब अपना लेक्चर पूरा किया तो एक सिपाही खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं शीर्षासन आपसे सीखूं। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप उसने एक कंबल पहना था, कहा आप एक कंबल उतारिए और मैं आपको शीर्षासन सिखाता हूँ। उस सिपाही ने अपने दोनों कंधे झटके और कंबल गिराया तो देखते क्या है गुरुजी कि उसके दोनों हाथ युद्ध में कट चुके हैं। गुरुजी ने वहीं के वहीं इस प्रयोग को किया और उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाया कि अगर आपके हाथ नहीं भी हैं तो आप कंधों के ऊपर शीर्षासन कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना महान योगी था जिसने स्व की अभ्यास से इस पूरे साइंस को सर्व तक पहुंचाया। जब आप 5 मिनट इसमें रह लेते हैं तो आप फिर से एक बार अपने पैरों को मोड़ते हैं और बहुत धीरे से ज़मीन पे आ जाते हैं। हमेशा शीर्षासन करने के बाद यू विल नेवर कम अप स्ट्रेट। आप ज़रूर से ज़रूर अपने फोरहेड को ज़मीन पे अधोमुख वीरासन पे बैठ के ब्लड सर्कुलेशन को सम पे लाते हैं। मान लीजिए आप वीरासन पे ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठिए और फोरहेड को ज़मीन पे टिकाइए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल हो जाता है और आपको चक्कर आने की कोई संभावना नहीं रहती। फिर सांस लेते हुए आप खड़े हो जाते हैं और वापस ताड़ासन में स्टैंड करते हैं। ये रहा आपका एक शीर्षासन करने का बहुत आसान तरीका, मगर हम आपको इस श्रृंखला में 2 और ऐसे अद्भुत इम्प्रोवाइजेशन दिखाएंगे जो गुरुजी ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ के उससे अंदाज़ा लगा के, तस्वीरों से अंदाज़ा लगा के इजाद किए। तो चलिए सीखते हैं शीर्षासन के कुछ और इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको एक दूसरा शीर्षासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। इस इम्प्रोवाइजेशन में हमने रस्सी का इस्तेमाल किया है। इस रस्सी को छत से टांगा गया है और इसमें एक बड़ी गांठ है। आप इस गांठ को अपने सैक्रम पे रखेंगे। इसके लिए आप हाइट ले सकते हैं जिस पे आप बैठें और एक बार बैठ जाने के बाद आप दोनों पैर बाहर से अंदर लाके लॉक करते हैं एंड यू डू नमस्कार विद योर फीट। योर फीट आर इन नमस्कार मुद्रा। जब आपने नमस्कार कर लिया तो उसको लॉक की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो बंद हो जाएगा। एक बार आप जब रस्सी में टंग गए ठीक से तो आप अपने आसन को हटा सकते हैं एंड देन यू कैन होल्ड योर एल्बोज आफ्टर स्टेबलाइजिंग। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये न केवल शीर्षासन का काम कर रहा है बल्कि ये एक लंबो सैक्रम ट्रैक्शन का भी काम करता है। क्योंकि बद्धकोण की अवस्था में पैर हैं तो आपके ग्रोइंस खुलते हैं, ऑर्गेनिक बॉडी पे बहुत अच्छा काम होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है ऑर्गेनिक बॉडी का। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अद्भुत सा विचार योगाचार्य BKS आयंगर के दिमाग में आया कैसे। मुझे ये पोज सिखाते समय उन्होंने बताया कि जब वो बहुत सारे पुराने पुराण और कथाएं पढ़ रहे थे, ओल्ड स्क्रिप्चर्स योग से जो रिलेटेड थे, तो उन्होंने देखा बहुत सारे ऋषि मुनि पेड़ों की जो शाखाएं हैं उससे या जड़ों से लटके हुए हैं
और ऐसी अवस्था में वो अपनी साधना की अवस्था में घंटों लटके रहते थे। गुरुजी के जहन में ये बात आई कि अगर वो ऐसा करते थे तो ज़रूर इसमें कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीज़ जुड़ी होगी, और उन्होंने फिर अपने एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च और रिसर्च के बाद ये पता किया कि अगर हम भी ऐसी ही सीलिंग से रोप लगा दें तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि गर्दन पे कोई ज़ोर है ही नहीं। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो तो वो रस्सी के सहारे से लेके नीचे एक कोई आसन या स्टूल लगा के इस पर आराम से चढ़ सकता है और इस पोज को भली प्रकार से कर सकता है। वो तमाम लोग जिनको उल्टा जाने में डर लगता है इसमें बड़े कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें सिर जो है वो ज़मीन से टिका नहीं है। ये आपकी साइड ट्रंक, स्पाइन सबको लेंदन करता है, आपका भय निकालता है, क्योंकि शीर्षासन है तो आपकी इम्यून सिस्टम पे काम करता है। यानी आपको सारे फायदे हो रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। बिना डर के आप ये पोज कर सकते हैं। जो हम सीनियर सिटीजन्स को काम कराते हैं, जहाँ बदन शिथिल हो गया है, भय बैठ गया है, वो भी इस रोप शीर्षासन को, जिसे हम हैंगिंग रोप शीर्षासन कहते हैं, बड़े इत्मीनान से करते हैं। उनका जो ब्रेन अब डल हो रहा है वो रिजुविनेट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन है, जो स्कल के अंदर है, वो इस वक्त ब्लड में सोक्ड है। और कैसा ब्लड? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट आपका क्योंकि फर्श की ओर है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, हार्ट पे कोई स्ट्रेस नहीं है। इससे निकलने के लिए आप एक बार रस्सी को पकड़ते हैं, यू विल होल्ड द रोप टू कम आउट ऑफ इट, और फिर अपने पैरों को खोलते हैं बद्धकोण आसन से और वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद हमारी आपसे हमेशा दरख्वास्त है कि आप एक अधोमुख अवस्था में ज़रूर जाएं, चाहे वो अधोमुख वीरासन हो, चाहे वो अधोमुख स्वस्तिकासन हो, या आप प्रोन अवस्था में थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाएं, लेकिन आपका फोरहेड किसी सॉलिड सरफेस पे टिका रहेगा। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो बिल्कुल अब तक टर्नी टॉपसी था, वो सेटल डाउन हो जाता है, वो वापस नॉर्मल हो जाता है। आपको इससे कतई चक्कर नहीं आ सकता है, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। एक बात बताने की यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप शीर्षासन डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले तो कुछ प्रिपरेटरी पोज करनी पड़ेंगी कुछ महीनों तक, और उसके बाद जब आप शीर्षासन करें तो सर के नीचे सपोर्ट दें। जैसे अभी हमने यहाँ बोल्स्टर दिया था, वैसे ही एक बोल्स्टर या कोई तकिया आपके क्राउन ऑफ द हेड के नीचे रखी जा सकती है। शीर्षासन मैं बार बार आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं किया जाता है। वंस यू हैव रेस्टेड वेल, देन यू इनहेल एंड कम अप एंड यू अगेन स्टैंड इन ताड़ासन। आप पुनः ताड़ासन में खड़े होते हैं। अब हम आपको एक और इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है, सूचक है कि कितने महान वैज्ञानिक थे हमारे महान योगी डॉक्टर BKS अयंगर। तो चलिए देखते हैं अब हम एक दूसरा इम्प्रोवाइजेशन शीर्षासन का। अब हम आपको एक दूसरी तरह का इम्प्रोवाइजेशन शीर्षासन का दिखाने जा रहे हैं। है तो ये भी रोप के साथ, मगर इसमें रोप दीवार से लगी है। तो चलिए सीखते हैं रोप शीर्षासन जो दीवार से लगी हुई है। इसको हम लोग यू रोप शीर्षासन कहते हैं। हमने दो रोपों के बीच में एक रोप लगाई है जिससे एक यू शेप स्ट्रक्चर बनता है। उस पर ब्लैंकेट इसलिए लगाया है कि आपको रस्सी चुभे नहीं या उसकी गांठ न चुभे। फिर आप, जैसे हमने हैंगिंग रोप में किया था, कि आप रस्सी पे अपना सैक्रम का हिस्सा रखेंगे और दोनों पैरों से बद्धकोण की क्रिया करेंगे। यहाँ बद्धकोण जो है वो रस्सी के पीछे हो रहा है, जबकि हैंगिंग रोप में हमने रस्सी को चारों ओर से घेरा था और बाहर से अंदर की ओर पैर लाए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम रस्सी के पीछे की तरफ ही बद्धकोण बना रहे हैं। इसके बाद एक बार स्टेबल हो जाएं तो आपने दोनों एल्बोज को पकड़ते हैं और आराम से इसमें 5 मिनट रहा जा सकता है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको गुरुजी ने धीरे धीरे पढ़ाने के बाद ये देखा और जाना कि हैंगिंग रोप में भी उन्हें डर लगता है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ से फ्री हैं। यहाँ एक तरफ दीवार की होने की वजह से इंसान महफूज ऐसा महसूस करता है, यानी उसको एक सिक्योरिटी रहती है। इस तरह से पोज में रहने से आपके पैर दीवार से सपोर्टेड हैं, आपकी सैक्रम पे रस्सी है, आप दीवार से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और नीचे फर्श आपके बहुत करीब है। इस पोज में आराम से 5 से 7 मिनट रहा जा सकता है। और शीर्षासन का अगर फ़ायदा लेना है तो 5 मिनट तो मिनिमम होने ही चाहिए। यानी स्प्राउटिंग ऑफ द आसना और द इफेक्ट ऑफ द आसना विल स्टार्ट हैपनिंग जब आप 5 मिनट रहते हैं। 5 मिनट इस पोज में रहने के लिए आपने मान लीजिए 2.5 मिनट एक बार एल्बो पकड़ी है,
फिर चेंज योर क्रॉस और आप 2.5 मिनट उस अवस्था में भी रह सकते हैं। आप इस आसन में एक बड़ी खासियत देखिए, बावजूद इसके कि ये हैंगिंग शीर्षासन है, आप सपोर्टेड हैं और आपको डर नहीं लग रहा। आपकी गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं है, आपकी शोल्डर पे कोई प्रेशर नहीं है, ग्रोइन की ओपनिंग कंप्लीट है, फुल है। ऑर्गेनिक बॉडी जो आपके लोअर एब्डोमेन वाली हिस्से में है वो पूरी तरीके से ओपन है, तो सर्कुलेशन बढ़ जा रहा है। तो ये आपकी ऑर्गेनिक बॉडी के लिए भी बहुत ही कारगर है, क्योंकि वो उसको रिजुविनेट कर रहा है। आपके गर्दन पे कोई टेंशन नहीं है तो आप पोज को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। साइड ट्रंक आपकी एक्सटेंड हो रही है। ब्रीदिंग बहुत ही क्वाइट है, क्योंकि लंग्स भी अब इस वक्त ग्रेविटेशनल पुल की तरफ हैं, न कि एंटाई। तो अगर आपका दिल, आपका फेफड़ा और ऑर्गेनिक बॉडी जो लगातार एंटी ग्रेविटी काम करते हैं वो अब टूवर्ड्स ग्रेविटी हैं, तो उनसे बाहर चला जाता है। इस तरह से ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी बहुत ही कारगर इम्प्रोवाइजेशन है। 5 मिनट रह लेने के बाद आप वापस रस्सी पकड़ते हैं और पैर के पंजों को दीवार पे लगाते हैं, अपने शरीर को दीवार से दूर करते हैं और धीमे से उतर आते हैं। यहाँ आप अपने फोरहेड को इमीडिएटली दीवार से लगाते हैं, रस्सी पकड़े रहते हैं ताकि सपोर्ट बना रहे। तो वो लोग जो 70+ हैं और शीर्षासन करना चाहते हैं, हम उसकी शुरुआत उनसे ऐसे करते हैं। अगर चक्कर आ भी जाए क्योंकि डर लगा या सांस रोक ली, तो भी आपके हाथ में 2 रस्सी हैं और फोरहेड दीवार पे टच कर रहा है। इस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी फिर से सम पे आ जाता है। जहां आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ अब मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहा है, आप वापस इस रस्सी से निकल आएंगे और ताड़ासन में फिर से खड़े हो जाएंगे। इस तरह से आपने 3 इम्प्रोवाइजेशन सीखे, जो मेरी निगाह में एज अ साइंटिस्ट एंड एज अ पेशेंट जब गुरु जी के पास पहुंची थी, एक अद्भुत और बहुत ही उच्च कोटि का ये काम है और इम्प्रोवाइजेशन है, जो न केवल आसन के क्लासिक इफेक्ट को आप तक पहुंचाता है, बल्कि उस बहुत मुश्किल आसन को भी आसान बना देता है। हमें यकीन है कि हमारी इस श्रृंखला के जरिए न केवल आप योगाचार्य के अभूतपूर्व योगदान को देख पा रहे हैं, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीख भी पा रहे हैं। उनके बताए हुए इम्प्रोवाइजेशन को आप अपने अभ्यास में, हम उम्मीद करते हैं कि रोज ला रहे हैं। ऐसा करने से आपके अभ्यास में बहुत अच्छी उन्नति होगी। यहाँ पर हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप कृपा करके अपनी दवाइयों का सेवन करते रहें। दवाइयों से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ बदलाव लाना है या उनकी घटत बढ़त होनी है तो वो डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य के साथ खेलेंगे नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Dim